नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 में। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा गया था। तो राजस्थान और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कौन सी पुस्तक में? इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसहमति से इसका नाम है वो राजस्थान रखा गया। यदि सर्वसहमति की बात की जाए तो एकीकरण के समय 7 चरणों में हुआ था एकीकरण। तो राजस्थान नाम कौन से चरण में दिया गया था? तो 30 मार्च 1949 को है वो राजस्थान नाम दिया गया था। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी हुई जातियों के नाम से जाने जाते थे। जैसे प्राचीन नामों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी आया है। राजस्थान के जो भी प्राचीन नाम हैं तो उनमें है मरु प्रदेश, धान्व है, जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है। ये जनपद है, इनका नाम है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। मरु व धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए किया जाता है। आप याद रखेंगे, जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में क्या कहलाने लगा? मारवाड़ कहलाने लगा। जांगल शब्द है वो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रयोग में लिया जाता था। तो जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता था जहाँ समी यानी खेजड़ी, केर और पीलू के वृक्ष ज़्यादा होते थे। नागौर व बीकानेर के क्षेत्र में ये वृक्ष ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए इन दोनों प्रदेशों का क्षेत्र क्या कहलाता था? जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, ये वह है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था मत्स्य। इसकी मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। तो सूरसेन राज्य में कौन कौन से शामिल थे? धौलपुर, करौली और मथुरा, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र है वो सूरसेन राज्य में शामिल थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था सूरसेन भी। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में एक तो मत्स्य जनपद का और एक सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। अगला है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य निम्नलिखित हैं। तो क्षेत्र है तो माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। तो कांठल कौन कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग जो माही नदी के पास का है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। माही नदी द्वारा सिंचित था। भैंसोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ व बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इतिहास का काल विभाजन। तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है: प्राक युग, अधयुग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग है इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। अधयुग तो सेकंड युग है कि संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु अस्पष्ट है तथा उनकी लिपि को भी पढ़ा जाना संभव नहीं है। ऐतिहासिक युग उस काल को कहा जाता है
जिसमें लेखन है वो सुस्पष्ट है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल राजस्थान में, तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की क्या थी, प्रचुर मात्रा थी, और यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसीलिए सभी लोगों की जनन स्थली कौन से क्या कहलाती है, वो है नदी घाटियाँ कहलाती है। यानी जन्म स्थली नदी घाटियाँ क्यों कहलाती है, एक तो कंदमूल है वो अपने आप उग जाते थे, एक वनों की अधिकता थी, जल की मात्रा भी आसानी से उपलब्ध थी, मांस के लिए पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। सरस्वती और देवस्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी, यानी जिसे हम क्या कहते हैं वर्तमान में घग्गर नदी भी कहते हैं। यह स्थिति मानव के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व का पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल है। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर की गई, जयपुर और इंद्रगढ़ से। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोजे। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास, उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय है वो बीबी आलीचन को जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो मानव सभ्यता की क्रमिक विकास की कहानी में दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी व उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी, बैराट से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण हैं वो इनकी विशेषता थी, मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की ये छोटे थे, हल्के थे, कुशलता से निर्मित थे। इन उपकरणों में जेस्पर था, एगेट था, चर्ड था, कार्निलियन था, क्वार्टजाइट व कैल्सेडोनी आदि पाषाण से बने उपकरण थे, जिसमें ब्लेड और इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रिसेंट, ट्रेपेज, स्केपर, पॉइंटर आदि है वो इन पत्थरों से बने थे। पत्थर से बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण बने होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ। उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर व नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त हुए। नागौर के यानी भीलवाड़ा के बागौर तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा, बांसवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो नव पाषाणकालीन संस्कृति का
है वो अवशेष कहाँ पर मिला है? बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा मारवाड़ से। राजस्थान में धातु काल की बात की जाए तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र व ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलोड राजसमंद, अहाड़ व जाडौर, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़, ये आप याद रखेंगे, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कुराड़ा नागौर, साबणिया भी नहीं मिलेगा, साबणिया है वो बीकानेर, पुंगल बीकानेर, ननलालपुरा व किरडोता व चित्तवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मलाहा भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोहा काल की बात की जाए तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना मानी जाती है। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड टोक आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय अनेक हथियार व उपकरण मिले हैं। पूछा जा सकता है कि 4 लोहकालीन युगीन सभ्यताओं के नाम लिखिए, तो नौह भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड टोंक। नौ से प्राप्त लोहे के उपकरण भारत में लोहे युग के आरंभ की सीमा को रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखेंगे कि भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वो नौह सभ्यता है। जोधपुरा व सोनारी से लोहे गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोहे सामग्री की मात्रा ज़्यादा मिलने के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर नाम से संज्ञा दी जाती है। पूछा जा सकता है कि रेड टोंक को है वो टाटानगर क्यों कहा जाता है? तो लोहे युगीन सामग्री यहाँ पे ज़्यादा मिली है इसी कारण। लोहे काल के पश्चात भारत में राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति यानी PWG का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, नौह आदि से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास में भी ऐतिहासिक युग का आरंभ हो गया। दोस्तों, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।